राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम केंद्र को समझेंगे। कुंडली में केंद्र क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से केंद्र होता है, प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम भाव को ही केंद्र क्यों कहा जाता है, केंद्र का निर्धारण कैसे हुआ है, किस आधार से हुआ है, इस विषय को हम गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ज्योतिष संबंधी चर्चा हो रही है और वेबसाइट जो है पंचांग.कर्मकांड-सीखें.in, वहाँ पर ज्योतिष सीखने, जातक ज्योतिष का मतलब यहाँ पर हम जातक ज्योतिष का ले रहे हैं, होरा जिसको कहते हैं, से सीखने से संबंधित सभी चर्चाएं क्रमशः सिलसिलेवार जिसको कहते हैं क्रमशः आरंभ करके और अब कुंडली निर्माण तक की, जन्म पत्रिका निर्माण तक की प्रक्रिया की चर्चा की जा चुकी है। और उसमें भी अनेकों प्रकार से, एक प्रकार से नहीं, एक उदाहरण से नहीं, अनेकों स्थान के, भिन्न भिन्न स्थानों के, भिन्न भिन्न समयों के, भिन्न भिन्न स्थितियों में, भिन्न भिन्न पंचांगों से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी तक जो है सो मिथिला देशीय पंचांग और ऋषिकेश पंचांग से तीन तीन उदाहरण देते हुए कि जन्म पत्रिका निर्माण कैसे करते हैं, जन्म कुंडली कैसे बनाते हैं, इष्टकाल साधन से लेकर लग्न कुंडली निर्माण तक की चर्चा की जा चुकी है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, मतलब जो जातक ज्योतिष, तो आप हमारी वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं और उससे संबंधित चर्चा ही यूट्यूब पर भी हम करते हैं। सीखने के लिए सभी चर्चा यूट्यूब पर नहीं हो सकती है, या हो भी सकती है, लेकिन वेबसाइट पर जो आलेख हैं वो अधिक महत्वपूर्ण है। वेबसाइट पर जो आलेख प्रकाशित किए गए हैं वो अधिक महत्वपूर्ण है। उनमें से कुछ विषयों को समझने के लिए यूट्यूब वीडियो अधिक सहायक सिद्ध हो सकती है। इसलिए यहाँ पर हम आज केंद्र कुंडली को समझने का प्रयास करेंगे और उसमें केंद्र की चर्चा करेंगे। आइए चर्चा पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा संभव मित्रों के साथ साझा करने का प्रयास कीजिए। आइए चर्चा पर आते हैं, केंद्र को समझते हैं। यहाँ पर एक बात और बता दूं, वीडियो को एडिट यदि हम करें तो सीधा लिखेंगे, ये दाहिना हाथ है, लेकिन आपको लगेगा बायां हाथ है, उल्टा दिखता है, कैमरा उल्टा लेता है तो उल्टा आपको दिखेगा। उल्टा दिखेगा इसलिए हमको उल्टा लिखना पड़ेगा, या वीडियो यदि एडिट हम करेंगे तो उस समय उसको उल्टा करके दिखाया जा सकता है। एडिट करते समय उसको उल्टा किया जा सकता है, लेकिन हम एडिट नहीं करेंगे, इसलिए हमको यहाँ पर उल्टा ऐसे करके लिखना होगा हमारे हिसाब से। आपको दिखेगा तब सीधा। यदि हम उल्टा लिखेंगे तो आपको सीधा दिखेगा, और यदि हम सीधा लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए सीधा सीधा हमने लिखा सीधा, ये आपको दिख रहा होगा उल्टा, ये सीधा नहीं दिख रहा होगा। यदि हम आप इसी को इस प्रकार से लिखेंगे तब आपको ये सीधा दिखेगा। अब ये देखिए नीचे वाला आपको सीधा दिख रहा होगा, ये आपको सीधा दिख रहा होगा, और ये आपको, जबकि हमने ये सही लिखा है, ये उल्टा करके लिखा है, तो ये हमको करना पड़ेगा। और इस कारण से कहीं पर यदि कुछ उल्टा लिखा जाए तो उस त्रुटि को सुधार करके लीजिएगा। यहाँ पर हमको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, ये समझ लीजिए, क्योंकि एडिट हम नहीं करेंगे, वीडियो को एडिट हम नहीं कर पाते हैं। हम समझेंगे केंद्र को इस वीडियो में। केंद्र के लिए हम पहले लेते हैं, ये लिया हमने अपनी पृथ्वी को। अब कहिएगा गोल, गोल कर लेते हैं, गोल हो गया। इसको ऐसे करके भी गोल कर सकते हैं। पृथ्वी भी गोल वास्तव में नहीं है, पूरी तरह गोल, जो जिस तरह से देखते हैं गेंद के समान ग्लोब में, उस तरह से गोल वास्तव में नहीं है। आप सोचिए, बड़े बड़े पहाड़ हैं कहीं पर, और कहीं पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, समुद्र हैं, झील है, नदियां हैं, ऊंच नीच, तो ये पूरी तरह गोल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, पूरी तरह गोल है भी नहीं। लेकिन गोल समझने में आसान सरल होता है। गोल समझे या चौकोर समझे या चपटी समझे, कुछ भी समझे, लेकिन आकार इस प्रकार से है कि लगभग गोल माना जाता है, तो गोल ही कर लिया हमने।
ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर हम हैं। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं ओम। ये भी हमको उल्टा लिखना पड़ रहा है, जान लीजिए, ये भी हमने उल्टा लिखा, तब आपको सीधा दिख रहा होगा। उल्टा लिखना भी कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा अभ्यास करने पर हो जाता है। थोड़ा सा ही अभ्यास करना पड़ता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। केंद्र को समझना है हमें। केंद्र के लिए ऊपर नीचे में उल्टा नहीं होगा, पूरब पश्चिम में उल्टा होगा, पूरब पश्चिम इधर इधर करने में उल्टा होगा, लेकिन ऊपर नीचे ऐसे करने में उल्टा नहीं होगा। तो ऊपर का जो ये भाग है कुंडली में, ऊपर का जो भाग है ये है पूर्व। सबसे पहली बात, ये कौन सी दिशा के बारे में जाएंगे तो ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। और प्रातः काल है, दिशा के माध्यम में जाएंगे तो पूर्व दिशा है और प्रातः काल है। यदि पश्चिम दिशा को लेना चाहें तो इसके सामने पश्चिम होगा, पूर्व इधर है तो पश्चिम इधर है, इसके सामने यहाँ पर पश्चिम आपको मिलेगा, ये है पश्चिम। पूर्व और पश्चिम हो गया, ये क्या हुआ, दो केंद्र हुआ। देखिए कुंडली बनाने के लिए, कुंडली खगोलीय मानचित्र है, आकाश का नक्शा, ऐसा कहा जाता है। जिस किसी विशेष समय के ग्रहों राशियों की स्थिति को समझना हो रेखा चित्र के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से, तो कैसे समझा जाएगा, उसको समझने के लिए जो बनाया जाता है मानचित्र उसको कुंडली कहते हैं। वही कुंडली होती है कि किसी विशेष समय पर ग्रहों की राशियों की क्या स्थिति थी, कौन सी राशि पूर्व में उदित थी, कौन सी राशि अस्त हो रही थी, कौन सी राशि ऊपर थी, कौन सी राशि नीचे थी, कौन सा ग्रह पूर्व में था, कौन सा ग्रह पश्चिम में था, कौन सा ग्रह सीधे ऊपर में था और कौन सा ग्रह पश्चिम में था। यही चीज आपको कुंडली बताती है। तो इसके लिए आपको कोई आधार तो चाहिए ना। जैसे भूमापक जब धरती को नापते हैं, मापते हैं, तो उस समय कहीं ना कहीं से आधार लेकर चलते हैं ना, आधार लेना पड़ता है। कहाँ से, यहाँ से दिल्ली से मान लिया जाए, लिख दिया कहीं पर आपको लिखा हुआ होगा कि आगे कौन सा किलोमीटर है, 100 किलोमीटर आगे का स्थान भी वहाँ पर दिया जाएगा। कहाँ, कौन सा स्थान 100 किलोमीटर है, यहाँ से कौन सा स्थान 100 किलोमीटर है, तो जिस स्थान का नाम रहता है वो स्थान वहाँ से 100 किलोमीटर होती है। आधार तो चाहिए ना। 100 किलोमीटर लिख देंगे, बिना आधार के क्या महत्व होगा। यदि पटना 100 किलोमीटर लिखते हैं तो इसका तात्पर्य है, वो सड़क के बगल में जो रहता है, कि पटना यहाँ से 100 किलोमीटर है। यदि पटना ना लिखें, कुछ भी ना लिखें, तो वहाँ से किस स्थान की जानकारी मिलेगी। उसी प्रकार से आधार एक चाहिए होता है, आधार की आवश्यकता होती है। तो आधार लेना पड़ता है कहाँ से, तो आधार 4 केंद्र को लिया गया है। कुंडली में 4 केंद्र होते हैं, 4 आधार होते हैं। मुख्य आधार जो कुंडली के हैं वो 4 हैं, और उनमें भी जो मुख्य है उसको लग्न कहते हैं। प्रथम आधार जो है वो सूर्योदय, वो लग्न है। प्रथम आधार जो है कुंडली का वो लग्न है। लग्न का तात्पर्य है पूर्वी क्षितिज। पूर्वी क्षितिज का तात्पर्य आकाश का वो पूर्वी भाग जिसको हम देख पाते हैं। पूरब में हम जितना आकाश को देखते हैं, जितना भाग आकाश का देखते हैं वो पूर्वी क्षितिज है। अब क्षितिज में कितना भाग, ये भी एक प्रश्न आता होगा। ये तो 360 डिग्री है, 360 अंश है। चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर का आकाश जो है ये 360 अंश है। तो कितना भाग, पूरब का कितना भाग, पूरब का ये कुंडली को 12 भावों में बांटा गया है। 12 राशियां हैं, 12 राशियों में इसको भचक्र कहते हैं, जिसमें राशियां नक्षत्र ये सब है, उसको भचक्र कहा जाता है। तो ये भचक्र 360 डिग्री का है। 3 डिग्री को अंश हम बोलते हैं, अंश 360 अंश का है। अंश जहाँ कहीं बोले वहाँ पर डिग्री समझ लीजिएगा।
360 अंश का है। अब इसको 12 भागों में बांटा तो कितना हो गया, 12 तिया 36 30 अंश की एक राशि होती है, अर्थात एक भाव भी 30 अंश का होता है। तो पूरब का वो 30 डिग्री वाला भाग, प्रथम भाव का क्या मतलब हुआ, पूरब का वो 30 डिग्री वाला भाग, उतना अंश 30 अंश, इतना अंश ये पूरब, इसको कहते हैं प्रथम भाव। ये पूर्व हो गया, पूर्वी क्षितिज, ये पश्चिम हो गया। फिर उसी तरह से 30 डिग्री 30 अंश पश्चिमी क्षितिज। इधर हम अभी बताते समय कहेंगे तो ये उत्तर होगा, लेकिन वह आपको उल्टा दिखेगा, ये और ये दक्षिण है यहाँ हमारे लिए, लेकिन आपको ये उत्तर दिखेगा, उल्टा दिखेगा, और हमारे लिए उत्तर है तो ये आपको दक्षिण दिखेगा। तो इसको इसी प्रकार से समझते हैं, ये हुआ ऊपर आकाश और ये हुआ नीचे पाताल। अब 4 केंद्र हमारे पास हो गया है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी का हमने कौन कौन सा 4 केंद्र लिया। सबसे पहला केंद्र हमने पूर्वी क्षितिज को लिया, जहां पर सभी ग्रहों का, राशियों का उदय। पूर्व ही क्यों लिया, क्योंकि पूर्व में सभी ग्रहों का, राशियों का उदय होता है। पूर्व में सभी, सूर्य कहाँ उदित होते हैं, पूर्व में उदित होते हैं, इसीलिए पूरब को ही पहले, सबसे पहले लिया। सबसे पहला आधार पूर्व दिशा, पूर्वी क्षितिज। कितना, तो जहाँ से लेकर, जहाँ आपको उत्तरायण में अंतिम उत्तरायण के अंतिम समय में कर्क संक्रांति सूर्य उत्तर अधिकतम दिखते हैं, वहाँ से 6 अंश और अधिक, 6 डिग्री। और दक्षिणायन में मकर संक्रांति तक जितना दक्षिण, आपको अभी उल्टा लग रहा होगा ऐसे बताते हुए, जहाँ तक अधिकतम दक्षिण दिखते हैं, अभी जैसे दक्षिण है, उससे और 6 अंश दक्षिण। ये पूरी पट्टी जो है, इसको एक पट्टी बना लेते हैं, ऊपर से नीचे तक, चारों, पृथ्वी के चारों ओर। ये सूर्य पथ हुआ, यहाँ से यहाँ तक। इस बीच में सूर्य भ्रमण करते हैं, कभी इधर रहते हैं, कभी इधर रहते हैं। इसको एक पट्टी बना लिया, इससे भी 6 अंश दोनों ओर और बढ़ा दिया, दोनों ओर 6 अंश और बढ़ा दिया, जिसमें सभी राशियां, नक्षत्र भी होती है। और इसी को भचक्र कहते हैं, भचक्र, इसी को भचक्र कहते हैं, जिसमें पृथ्वी घूमती रहती है, या पृथ्वी के चारों ओर जो सभी नक्षत्र, राशियां, ग्रह उदित अस्त घूमते हुए दिखाई देते हैं, चलते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें सभी हैं, स्थित हैं, उसको भचक्र कहते हैं। तो इसमें पूरब ही इसलिए लिया कि पूरब में सभी उदित होते हैं, और इसी को सबसे पहले स्थान पर दिया। इसको हमने 1 कहा, प्रथम, ये 1 हो गया। अब 12 भागों में हमने बांटा, तो 1 से सामने कौन सा होगा, पश्चिम कौन, कितना होगा, 12 भागों में यदि हमने बांटा है तो पश्चिम 7, इसको सप्तम भाव कहा जाता है, बनाने पर समझ आएगा। ये 10वां भाव हो जाता है, इधर आएगा, आपके हिसाब से इधर आएगा, हमारे लिए इधर है, और ये 4th भाव हो जाता है, ये चौथा, 4 कहते हैं। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये ऊपर है, और ये नीचे है, पाताल है। ऊपर का मतलब पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे। समय के अनुसार यदि समझना चाहे तो 4 समय होता है, 4 समय के आधार पर किया जाता है। जिस समय की कुंडली हो, उस समय यदि प्रातः काल की ये कुंडली हो, सूर्योदय के समय की, तो ये प्रातः काल हो जाएगा, ये मध्याह्न काल हो जाएगा, ये सायंकाल हो जाएगा, और ये मध्य रात्रि हो जाएगी। 4 भाग दिन रात के। अब ये केंद्र कैसे बना, आधार यही लिया। आधार क्या क्या लिया, आधार लिया पूरब, पहला आधार, वहां से सामने लिया जहां पर अस्त होते हैं। 2 आधार समझ में आ गया कि पूरब, पूर्वी क्षितिज में सभी ग्रह, राशियां, नक्षत्र उदित होती है, इसलिए पहला आधार पूर्व है। दूसरा आधार केंद्र, जहाँ से हम कोई भी गणना आरंभ करें, केंद्र प्रथम पूर्व। दूसरा पश्चिम, जहाँ पर सभी अस्त होते हैं, दूसरा केंद्र पश्चिम, जहाँ पर सभी अस्त होते हैं। अब मान लिया जाए सूर्य पूर्व में जहाँ उदित होते हैं जिस समय,
और पश्चिम में जहाँ अस्त होते हैं, इससे बीच ऊपरी भाग जो है ये ऊपरी आकाश है। इससे मध्य भाग, इस इतने समय को दिनमान कहते हैं, दिन कहते हैं, और जितना समय लगता है उसको दिनमान कहते हैं। इसके मध्य में लंबवत आकाश है, ये आकाश जो है इस समय ऊपर में जब रहते हैं सूर्य तो वो मध्याह्न काल होता है। तो तीसरा केंद्र और चौथा केंद्र ऊपर नीचे हो गया। इन दोनों के मध्य में, पूर्व और पश्चिम के मध्य में ऊपर और नीचे, और ये 2 केंद्र हो गया, तो 4 केंद्र हो गए। अब इसको 4 केंद्र को ऐसे देख लीजिए, ये हो गया प्रथम केंद्र, ये हो गया द्वितीय केंद्र, ये हो गया तृतीय केंद्र, ये हो गया चतुर्थ केंद्र, ये 4 केंद्र हो गया। यहाँ से आरंभ होती है गणना का आरंभ, और सबसे पहले आरंभ जो होता है वो वास्तव में यहाँ से, पूर्व से। वास्तविक आरंभ जो है वो पूर्व से है, लेकिन उसके साथ ही और भी 3 आधार होते हैं। उसके साथ ही और भी 3 आधार होते हैं। दिनमान, जब तक पश्चिम नहीं लेंगे, अस्त नहीं लेंगे, तब तक दिनमान निर्धारित नहीं होगा। मध्याह्न, जब तक मध्य नहीं लेंगे तब तक मध्याह्न नहीं होगा। मध्य रात्रि, जब तक मध्य नीचे का केंद्र नहीं तब तक मध्य रात्रि नहीं होगी। तो ये 4 मुख्य केंद्र हैं, इसी को कुंडली में केंद्र कहा जाता है। अब कुंडली बनता है तो कैसे बनता है, अब देखिए कुंडली हम बना लेते हैं, फिर चला के दिखाएंगे। अब देखिए, अब ये इस प्रकार से कुंडली बन गई, इस प्रकार से ये कुंडली। ये फिर दूसरे प्रकार से जब बनाएंगे तो ये थोड़ा सा भिन्न दिखेगी। ये इस प्रकार से भी आपको नहीं, हमको अभी केंद्र समझाना है, इसलिए इस प्रकार से देखने पर आपको अधिक समझ में आ रहा हो केंद्र क्या है। केंद्र प्रथम भाव, ये प्रथम भाव है, ऐसे लिखेंगे इसको। आपको देखने के लिए इस प्रकार लिखेंगे तब आपको एक लगेगा। ये चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव। ये सप्तम भाव है, और ये 10वां भाव है। किंतु आपको भी ये उल्टा लग रहा होगा। यदि हम 4 इधर देंगे और 10 इधर देंगे तब आपको ये सही लगेगा। यहाँ पर आपको ये उल्टा लग रहा होगा। हम इसको ऐसा ही कर देते हैं, यहाँ हम दे देते हैं 4 और यहाँ हमने दे दिया 10। अब आपको लग रहा होगा सही। अब यहाँ से 2, यहाँ से 3, 4 तो हो गया, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 है, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10 है, यहाँ 11, यहाँ 12। ये 12 भाव हो गए। उल्टा लिखा है हमने आपको समझने के लिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कैमरा में भी हमको अब ठीक दिख रहा है। ये यहाँ पर उल्टा हमने लिखा है तो कैमरे में भी सही दिख रहा है और सही लिखा है। अभी इस प्रकार से कुंडली बनती है। इसी को दूसरे प्रकार से बनाते समय तो अलग। अब देखिए, अब इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से ये कुंडली बनी और इसी प्रकार से बताया जाता है। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश, द्वादश, 12 भाव हो गए। अभी जो लिखा हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 उल्टा है, ठीक है। तो ये अभी के हिसाब से ये राशियाँ हैं, अभी के ये भाव का वर्णन कर रहा है। लेकिन यदि कुंडली में इसी प्रकार से अंकित रहेगा तो ये वो भाव को नहीं बताएगा, ये केवल भाव को समझने के लिए अंकित किया गया है। कुंडली में यदि इसी प्रकार से लिखा रहेगा तो ये राशियाँ बताएगी। 1 से मेष राशि, 2 से वृष राशि, 3 से मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियां हैं यहाँ पर। यहाँ पर हो जाता है, ये प्रथम भाव है। ये अब फिर से पूर्व समझ लीजिए इसको, ये मध्य है, पृथ्वी है,
फिर से समझ लीजिए, ये पूर्व है, यहाँ पर पूर्व था, ये पृथ्वी है। अब यहाँ से पूर्व है, ये है हमारा, इसमें लिखा जाता है लग्न, लो लिखा रहता है आपको, ये होता है लग्न, इसको कहते हैं लग्न। ये चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, ये 4 भाव केंद्र है। इसी को केंद्र कहा जाता है। क्यों केंद्र कहा जाता है, ये आपने अभी समझ लिया, आपको ये समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। केंद्र का बहुत ही महत्व होता है। यदि आप कुंडली निर्माण करना चाहें अथवा किसी भी प्रकार का फलादेश, केंद्र का या मुहूर्त, केंद्र के बारे में आपको विशेष रूप से विचार करना होता है। केंद्र फलादेश के संबंध में भी केंद्र का बहुत बड़ा योगदान होता है, केंद्र का विशेष महत्व होता है। इसलिए केंद्र को ध्यान में रखिए। केंद्र का महत्व क्या है, किस आधार से केंद्र है, केंद्र का आधार हमने भी आपको इस वीडियो में बताया है कि केंद्र क्यों, ये 4 भाव जो है ये केंद्र क्यों है, केंद्र होने का कारण क्या है, आपने समझ लिया है। अब इससे आगे और भावों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये योग को जब समझेंगे, योग पर जब जाएंगे, योग को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको 3 भागों में कुंडली को बांट कर समझना होगा। 12 भाव हैं, 4-4 भाव के 3 भागों में बांट लेंगे। 4 भाव तो हो गया, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम केंद्र हो गया। इससे अगला भाव अर्थात पहले से, प्रथम से अगला द्वितीय भाव, चतुर्थ से अगला पंचम भाव, सप्तम से अगला अष्टम भाव और दसम से अगला एकादश भाव। 4 भाव, फिर अगला भाव, द्वितीय, पंचम, अष्टम, एकादश, इसको कहते हैं पर्णफल। ये केंद्र तो हो गया, केंद्र की चर्चा तो हो गई। पर्णफल, पर्णफल 2, 5, 8, 11, इसको पर्णफल कहते हैं। और फिर इससे आगे का जो 4 भाव है, कौन कौन, 3, 8, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, मतलब केंद्र से अगला भाव पर्णफल, अगला 4 भाव, और उससे अगला भाव अर्थात केंद्र से पिछला भाव, केंद्र से पिछला भाव, इसको कहते हैं आपोक्लिम। सीधा लिखा है, सही लिखा है, पता नहीं, उल्टा लिखना पड़ रहा है। तो इसको कहते हैं आपोक्लिम। केंद्र को तो समझ लिया हमने, केंद्र ये है, ये केंद्र है 4 भाव, और इसके आगे जो है ये एक, ये तो पीछे हो गया, आपके लिए पीछे है, यहां से आते हैं, 1, 2, 3 और 4, जिसमें एक एक रेखा हमने डाला है, ये है, ये पर्णफल है। अब इससे अगला 2 भाव या इससे पीछे का 1 भाव, अगला 2 और 2, जिसमें 2 रेखा हमने बराबर बना दिया है, ये आपोक्लिम है। केंद्र, पर्णफल और आपोक्लिम 3 भागों में बांटकर कुंडली को समझना है। और ये आपको विशेष रूप से जब योगों की चर्चा करेंगे, योगों को समझना चाहेंगे, तो उस समय इसका विशेष लाभ मिलेगा इन भावों का नाम समझने के लिए। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण, वैसे कई है, त्रिक, द्वस्थान, लेकिन त्रिकोण जो है, त्रिकोण का विशेष महत्व है, त्रिकोण को भी समझ लेते हैं। आज विशेष चर्चा हम नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो चुकी है। त्रिकोण को फिर भी समझ लेते हैं। प्रथम भाव, इससे 5वां और 9वां, पंचम भाव और 9वां नवम भाव, ये तीनों यहाँ पर देखिए एक त्रिकोण बन रहा है।
त्रिकोण बना, त्रिकोण, त्रिकोण, त्रिकोण समझ में आया? त्रिकोण जो कहा जाता है, त्रिकोण को समझ लीजिए। पहला त्रिकोण ये हो गया, दूसरा त्रिकोण ये हो गया, तीसरा त्रिकोण ये हो गया। 3 त्रिकोण बन गया, 3 कोण बने, 3 कोण बने। ये क्या है? एक दूसरे से 5 और 9 स्थान पर है। प्रथम से पंचम स्थान पर 5 है और इससे 9वें स्थान पर है प्रथम। इसी तरह पंचम से पंचम स्थान पर नवम है और नवम से नवम स्थान पर पंचम है। इसी तरह नवम से पंचम स्थान पर प्रथम है और प्रथम से नवम स्थान पर यह है। उल्टा करके भी देखेंगे तो इसी प्रकार से होगा। ये तीनों भाव परस्पर 5 और 7 का संबंध बनाते हैं। लेकिन त्रिकोण क्यों? त्रिकोण क्यों? त्रिकोण के बारे में आपको इस प्रकार से नहीं बताया जाता कि ये त्रिकोण बन रहा है। त्रिकोण जो बन रहा है ये आपको नहीं बताया जाता है कि त्रिकोण क्यों। जैसे केंद्र के बारे में हमने आपको समझाया कि केंद्र क्यों, कैसे, उसी प्रकार से त्रिकोण क्यों, कैसे। त्रिकोण इस प्रकार से बन रहा है। ये पृथ्वी बनी, पृथ्वी का नीचे वाला भाग आधार हो गया, पश्चिमी भाग पूरा, पश्चिमी भाग नीचे और ऊपर तक ये आधार हो गया। और यहाँ से ऊपर से लेकर पूर्वी क्षितिज तक, पूर्वी क्षितिज से लेकर नीचे वाले क्षितिज, पश्चिमी क्षितिज तक, ये 3 भाग जो है ये मिलकर त्रिकोण बनाते हैं। इन तीनों का इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर जो सूर्य है, सूर्य यहाँ से उदित यदि कोई ग्रह है तो उस ग्रह का प्रकाश यहाँ भी जा रहा है। ऊपरी क्षितिज पूर्व पश्चिम, यदि पूर्व में कोई ग्रह उदित है, सूर्य या जो भी, तो इसका प्रकाश पश्चिम जा रहा है। पश्चिम तो यहाँ है, पश्चिम के साथ साथ यहाँ भी जा रहा है प्रकाश, यहाँ तक इसका प्रकाश जा रहा है। ये उदित है उसके लिए। और ये ही नहीं, ये भी नवम भी, पंचम और नवम यदि पूर्व में उदित है, पूर्व में कोई ग्रह है, तो इस रेखा को स्पर्श करते हुए यहाँ तक, जहाँ तक जा रहा है और यहाँ तक आ रहा है, और इस दोनों को जो रेखा मिला रही है, तीनों मिलकर त्रिकोण हो जाते हैं। यदि कोई ग्रह यहाँ पर है तो यहाँ से ये 2 भागों की ओर इसका प्रकाश पृथ्वी को स्पर्श करते हुए जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ है तो यहाँ से 2 भागों में इसका प्रकाश जा रहा है, दोनों भाग, पृथ्वी के दोनों भागों में। इसीलिए ये त्रिकोण है। ज्योतिष सीखने से संबंधित बहुत सारी चर्चाएं हमारे वेबसाइट पर, बहुत सारे आलेख प्रकाशित किए जा चुके हैं। आज की चर्चा यहीं तक रखेंगे। वेबसाइट के बारे में जानकारी दे दें। यदि आप हमारे वेबसाइट पर जाना चाहते हैं ज्योतिष सीखने के लिए, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका बता देते हैं, panchang.कर्मकांड सीखे.in, PANCHANG पंचांग.KARMKAND कर्मकांड SIKHEN सीखे.in। ये ज्योतिष सीखने के लिए है। इसके साथ ही कर्मकांड सीखने के लिए भी वेबसाइट है, कर्मकांड विधि.in। और सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बहुत सारे महत्वपूर्ण आलेखों के भी लिंक मिल जाएंगे। और यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ज्योतिष से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चाएं प्रारंभिक जो है वो अब तक प्रकाशित हो चुकी है, और अब गंभीर चर्चाएं भी प्रकाशित होंगी। जैसे शताब्दी पंचांग से कुंडली निर्माण करना बहुत कठिन कार्य है। शताब्दी पंचांग से कुंडली निर्माण करना कठिन कार्य है, हम उसे भी समझेंगे। और सब चीज़ बहुत सूक्ष्म लगने निकालना, सूक्ष्म सूर्योदय, आप सूर्योदय जो निकाल लेते हैं पंचांग से ले लिया और देशांतर वेदांतर, सूक्ष्म नहीं होता है वो सूर्योदय। वो सूर्योदय बहुत, उससे निर्मित इष्टकाल सूक्ष्म नहीं होता है। सूक्ष्म इष्टकाल कैसे बनेगा, चर, सब कुछ गंभीर चर्चाएं हो चुकी है और धीरे धीरे प्रकाशित हो रही हैं। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।